नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियों की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ने लगे हैं। गेहूं का दाम अगर 60 रुपए किलो है तो अदरक 1200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपए हो गई है। हरदम भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को रचने वाले इमरान खान को अपनी बद इंतजामी की बदौलत आटे दाल का हाल पता चल रहा है और भुखमरी के कगार पर जा पहुंचे पाकिस्तान के लोग अब पूरी तरह बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले साल यानी 2021 में पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा और इमरान खान के लिए सिंहासन बचाना दूर की कौड़ी हो जाएगा। क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ पर? आप मुझे बताएं। महंगाई डबल कर दी है इन्होंने। भूख से तड़पा पाकिस्तान। महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पाकिस्तान में छाई भूखमरी। नए साल में इमरान की तबाही। यहाँ महंगाई इतनी हो गई है, हर आदमी परेशान है। पाकिस्तान में हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज बहुत महंगाई है। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है। सुना आपने, ये उस पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा है जहां की सरकार रोज नई नई साजिशें तैयार करती है। ये उस पाकिस्तान के लोगों की चीख है जहां की हुकूमत हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए नीति और रणनीति बनाती है। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम के इस बढ़ते गुस्से ने इमरान खान की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी। दूसरे मुल्कों से जो ये पैसा उधार ले लेते थे, सऊदी अरेबिया और यूएई या दूसरे अरब देशों से, वहाँ से भी अब पैसा मिलना बंद हो गया। ये केवल चाइना पे निर्भर है। चाइना केवल इतना पैसा देता है कि जिससे मुल्क चलता रहे, सरकार चलती रहे मुल्क की, उसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में महंगाई बढ़नी है और अब यह है कि कोरोना के चलते हुए पाकिस्तान के आने वाले समय में और बुरी हालत होते हुए नजर आते हैं। रिकॉर्ड महंगाई, कर्ज की मार, चरमराई अर्थव्यवस्था और भूख से बिलखते लोग, कुछ ऐसा है इमरान खान के नए पाकिस्तान का ताजा हाल। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान में महंगाई की रेट लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान में 30 रुपए का एक अंडा है तो 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए किलो तक बिक रही है। अदरक, रोटी खाने के लिए भी पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 40 किलो गेहूं का कट्टा यहां 2400 रुपए में बिक रहा है, मतलब 60 रुपए किलो। इसी तरह दुनिया भर को प्याज खिलाने वाला पाकिस्तान खुद प्याज के आंसू रो रहा है, क्योंकि प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि आलू 80 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की कीमत 150 रुपए पार कर चुकी है और चीनी ने भी पाकिस्तान के जायके में कड़वाहट घोल दी है, क्योंकि उसने भी सैकड़ा पार कर लिया है। अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट होता, मैं समझता हूँ बिजली जनरेशन का काम होता पहले से और ये ज़्यादा बिजली जनरेट हो जाती, तो मैं समझता हूँ आज ये दशा न होती। अब इनको दूसरे मुल्कों पे, खासतौर से ईरान या चाइना से बिजली लाने का पड़ेगी, या उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। ईरान पे सैंक्शन है, वहाँ से आना मुश्किल है। दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिसके बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ से भी लाना, जहाँ पे सरप्लस एनर्जी है वहाँ से लाना इनके लिए मुश्किल नज़र आता है।
पाकिस्तान में गेहूं, सब्जी और गोश्त के साथ साथ हर जरूरी चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया में छाई खबरों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। यहाँ तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो आदम स्मिथ मर गया, वो समझेगा कि मैंने तो इकोनॉमी के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। आप मार्क्स भी सोचता होगा कि मैंने क्या इकोनॉमी सोची थी और ये इकोनॉमी क्या हो गई है। पाकिस्तान के अंदर लूट मार की इकोनॉमी है। पाकिस्तान में 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ऊपर से कोरोना की मार और ठंड के इस मौसम में महंगाई की इस चोट ने एक तरह से पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला कर दिया है। अनाज की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं। लिहाजा मुल्क में जरूरी चीजों के दाम कम करने के लिए इमरान खान की सरकार और उनकी कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें बनती नहीं, बाहर से लाते हैं और बाहर इस समय पाकिस्तान को ख़रीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की काफ़ी कमी है और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लगातार कीमतें वहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों ने काफ़ी बड़े जो आड़तियाँ हैं उन्हीं ने होर्डिंग्स भी सुना है कर रखी हैं कुछ जगहों पे, इस कारण से भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का कोई बहुत इफेक्टिव कंट्रोल नज़र नहीं आता इन चीज़ों को रोकने के लिए। पाकिस्तान में भुखमरी के हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 70 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान दुनिया भर के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उस पर बढ़ता कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में दूर दूर तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से उबर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के इस हाल में मुल्क में फैले भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन ने भी महंगाई में पलीता लगाने का काम किया है। लेकिन इमरान की मुसीबत का सबब यह है कि उन्हें कई मुल्कों ने कर्ज देने से इनकार तक कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया में छाई सुर्खियों के मुताबिक इमरान खान कर्ज के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब जैसे देश अब पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते बल्कि पाकिस्तान पर किश्तें देने का दबाव बना रहे हैं और चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं, जिससे इमरान फिलहाल बचने की फिराक में। पाकिस्तान की एक तरफ तो कमी है चीज़ों की, नौकरियां नहीं है, लेकिन आर्मी के ऊपर उनका जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी सेना, बड़ी संख्या में इन्हीं ने सेना भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। उधर अफगानिस्तान से भी इनकी नहीं बनती, वहाँ पे भी ये लगातार कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। आर्मी का इंगेजमेंट है। पाकिस्तान की जनता इमरान खान की बद इंतजामी से परेशान है। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी के साथ साथ महंगाई का बम भी फूट चुका है। पाकिस्तान के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की सेना से राहत की उम्मीदें बांधे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और उसके फौजी जनरल बाजवा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशें रचने में लगे हैं। जनता साफ कह रही है कि पाकिस्तान का भविष्य बदलने का वादा करने वाले इमरान ने पाकिस्तान को पहले से भी बदहाल कर दिया है। जाहिर है इन हालात में इमरान की कुर्सी बचना नामुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के लोग भूख से लड़ने के लिए इमरान खान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दें। साल 2021 इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं लाने वाला, बल्कि मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गैस और पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से गुजर रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट और गहराने लगा है। आलम यह है कि पीओके में सरकार की बद इंतजामी से बुरी तरह खफा लोगों ने वहां एक ट्रांसमिशन सेंटर फूंक कर इमरान सरकार को चुनौती दे डाली। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले महीने यानी जनवरी में पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में डूब सकते हैं, यानी जश्न के दिनों में पाकिस्तान में मातम का अंधेरा छा जाएगा। इमरान की बत्ती गुल, गैस पर मचेगा गदर, पाकिस्तान में अंधेरा गर्दी, बिजली पर बवाल शुरू। पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा है। खाने पीने की चीजें पहले ही महंगाई की वजह से आम लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जी
और चीनी के मारे पाकिस्तान के सामने अब जिंदगी और मौत का संकट खड़ा हो रहा है। मगर अब तो इमरान खान की नियाजी सरकार ने आम लोगों की लाइफलाइन का कनेक्शन भी काटने का इरादा कर लिया। या यूं भी कह सकते हैं कि इमरान खान की सरकार अब आम लोगों की लाइफलाइन का कनेक्शन काटने जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त नए साल के आगाज की तैयारी करने में जुटी है। बीते साल को विदाई देकर नए साल में नई खुशियों को घर में पनाह देने के लिए दुनिया भर में जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए नया साल खुशियां नहीं बल्कि बेहद मुश्किलों का दौर लेकर आने वाला है। पाकिस्तान में कुकिंग गैस की कमी ने चौतरफा तबाही मचानी शुरू कर दी और आलम यह है कि नए साल में पाकिस्तान पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता है, जिसकी एक बानगी नजर आई पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली को लेकर जमकर बवाल हुआ और हर रोज बिजली कटौती से तंग आए पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने न सिर्फ इस मुसीबत के खिलाफ सिर उठाया बल्कि एक ट्रांसफार्मर को ही आग के हवाले कर दिया। हमने आज यहाँ पे एहतजाज किया है, कल हम आरसीसी चौक पर एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम सेक्रेटरी वाटर एंड पावर के दफ्तर का घेराव करेंगे और हम अवामी तौर पर मीटर तोड़ो मुहिम का आगाज करेंगे। ये तो बस एक बानगी भर है क्योंकि पाकिस्तान में गैस संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का इशू है। उस पे ये हुआ कि स्मार्ट मीटर नामी चीज़ जो कराची में रिजेक्टेड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उसको ला के यहाँ पे मुसल्लत किया गया। नगर कॉलोनी से लेके सकारगोई तक स्मार्ट मीटर लगाए गए, इन शराइत पे लगाए गए कि इनको 24 घंटा बिजली दी जाएगी, फ्री जोन, लोड शेडिंग फ्री जोन बनाया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इन फिरौनों ने इस बिजली को काट के अपने नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं उनको बिजलियां देनी शुरू की और अब इस टाइम ये हाल है कि यहाँ पे 18-18 घंटा बिजली चली जाती है। पाकिस्तान में गैस की सप्लाई की कमी से ये संकट अगले साल की जनवरी में जबरदस्त शक्ल अख्तियार कर लेगा। बढ़ते गैस संकट के कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि जो सुई गैस इनको जो मिल जाती थी बलूचिस्तान में उसमें कमी हो गई है और दूसरे इनको जो दूसरे मुल्कों से गैस ये लाते थे सऊदी अरेबिया या वहाँ से कंसेशनल प्राइस पे या इनको मिल जाती थी या इनको चैरिटी में भी दे देते थे वो लोग कुछ गैस या ऑयल लॉन्ग टर्म लोन पे भी मिल जाता था। वो सब अब सऊदी अरेबिया और यूएई ने लगता है बंद कर दिया है और पैसे भी देने से इनकार कर दिया, इनको लोन देने से भी इनकार कर दिया। इमरान खान के नए पाकिस्तान में लोगों के किचन से खाना पकाने की गैस गायब होने लगी है। इमरान खान की सरकार जनता की फिक्र छोड़कर सेना को ही खुश करने में लगी हुई है। इसीलिए अभी तो रसोई गैस की किल्लत से पाकिस्तान में गैस के नाम पर गदर मच गया है। पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि वहां का समूचा तंत्र ही बिजली की किल्लत से हलकान है। और ये परेशानी एकदम से पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान इस अंधेरे के नजदीक आकर खड़ा हो गया। पिछले साल पाकिस्तान में वजीर आजम का दफ्तर अंधेरे में डूबने की कगार पर जा पहुंचा था। महंगाई की मार से पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि इमरान खान के दफ्तर तक को बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी मिल चुकी है। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सचिवालय को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा था क्योंकि इमरान खान के दफ्तर पर बिजली विभाग का 41 लाख का बिल बकाया था। पाकिस्तान में घरों से लेकर टीवी स्टूडियो तक अब सिर्फ और सिर्फ कुकिंग गैस के बारे में ही बात हो रही है और इमरान खान के नए पाकिस्तान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान पर लोगों का यही इल्जाम है कि नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता तक पहुंचने के बाद वो आवाम को भूल गए, जबकि जनरल बाजवा की सेवा में इमरान अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर आमादा है। पाकिस्तान में गैस की मौजूदा किल्लत के लिए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कसूरवार ठहराया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदी, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नए साल में ये संकट 4 से 20 जनवरी के बीच और भी ज्यादा गहरा जाएगा। सूत्रों का दावा है कि सऊदी अरब से रिश्ते खराब होने की वजह से भी पाकिस्तान में गैस संकट पैदा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल और गैस की सप्लाई रोक दी है, जिससे पाकिस्तान की सांस अटक गई। इमरान खान के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है, उनको कोई तजुर्बा नहीं है मुल्क को डील करने के लिए। आर्मी की मदद से वो सत्ता में ज़रूर आ गए हैं और वो
केवल आर्मी की तरफ देखते हैं, क्योंकि आर्मी उनको लेके आई है, वो उसी की सेवा करते हैं और उनको उम्मीद है कि दोबारा भी पाकिस्तान की सेना उनको दिलाएगी। जनता के वोट से वो तो आ नहीं सकते, तो इसलिए वो उनकी सारी कोशिशें आर्मी को खुश करने की होती हैं, जनता की उनको कोई फिक्र नहीं। बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। चीन, कतर और IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका पाकिस्तान महंगाई की मार और आर्थिक संकट के दौर में अब बिजली की किल्लत से भी गुजर रहा है। बिजली ना मिली तो पाकिस्तान की गरीब और भूखी जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा 2.3% बढ़कर अब 8.9% हो गया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान टाइटैनिक की तरह डूब रहा है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बिजली कंपनियां घाटे में हैं। बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, बिजली बिल का भुगतान भी 94% से घटकर 85% हो गया है। इन हालात में अगर पाकिस्तान की बिजली कंपनियां ठप हो गईं, तो क्या होगा? जाहिर है पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। और अब बात जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनावों की। DDC चुनाव में 75 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गुपकार गठबंधन की चुनौती के बावजूद बीजेपी कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन इन चुनाव नतीजों से घाटी में सिर्फ बीजेपी की स्वीकार्यता ही नहीं जाहिर हुई है, बल्कि आर्टिकल 370 को लेकर तैयार किए गए खोखले मुद्दे की भी हवा निकल गई। गुपकार गठबंधन आर्टिकल 370 पर भ्रम फैलाकर वोटों की खेती करना चाहता था, लेकिन कश्मीर के अवाम ने परिवारवाद के एजेंडे को धार देती पार्टियों को बहुत हद तक दरकिनार करके ये जाहिर कर दिया कि अब कश्मीर विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता है। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए हैं, देखो महिलाओं में भी इसको स्थान मिला है। 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 370 हटते ही बदला कश्मीर। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। DDC इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। गुपकार गैंग को भी तो पूरी तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह अन्य जगह भी डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, उसी तरह की राजनीति यहाँ भी करनी होगी। गणतंत्र पर भारी पड़ा लोकतंत्र। आने वाले समय में कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। किसी एक राजनीतिक दल में इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। कश्मीर में कमल, गुपकार में हलचल। ये जश्न सिर्फ बीजेपी का नहीं, बल्कि कश्मीर की उस आवाम का है जो मुद्दों के मकड़जाल में फंसकर राजनीति का शिकार हो रही थी, जो क्षेत्रीय पार्टियों के एजेंडे पर चलकर सबसे अहम मुद्दे यानी विकास को दरकिनार कर रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव खत्म हुए तो साबित हो गया कि यहाँ की आवाम लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास की राह पर चलने की कसम खा चुकी है। आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य में हुई यह सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, तो इसमें मिली हार जीत से कई बड़े संदेश निकले। मसलन आर्टिकल 370 पर खड़ी की गई भ्रम की दीवार टूटी है। कश्मीर घाटी में बीजेपी का उदय हुआ है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गुपकार गठबंधन को कड़ी चुनौती मिली है। कांग्रेस को झटका लगा है। कश्मीर की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया। लोकतंत्र में कश्मीर की आवाम की आस्था
बड़ी है। भले ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने जिला विकास परिषद के इन चुनावी नतीजों को आर्टिकल 370 के खिलाफ एक संदेश माना हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया। स्थानीय राजनीतिक दलों के हाथों बरसों से गुमराह होती आई कश्मीर की जनता ने डीडीसी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उन पार्टियों को वोट दिया जो विकास की राजनीति कर रही हैं। उन निर्दलीय उम्मीदवारों को जितवाया जो स्थानीय मुद्दों को जरिया बनाकर आवाम में अपनी पैठ जमा चुके हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे 75 सीटें मिली हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें, निर्दलीय को 50 सीटें, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 26 सीटें और इसी साल बने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 12 सीटें मिली। मतलब यह कि जिस आर्टिकल 370 को हवा बनाकर पेश किया गया, जिस आर्टिकल 370 के हटाए जाने को मुद्दा बनाया गया, वही मुद्दा चुनावी दंगल में धराशायी हो गया। बीजेपी के खिलाफ बनाई गई हवा को विकास के एजेंडे ने हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद, गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नजरबंदी के दौर से बाहर आने के बाद कश्मीर की स्थानीय पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया। पूरे चुनाव में उन्होंने जम्मू कश्मीर को वापस उसका स्पेशल स्टेटस दिलवाने का नारा बुलंद किया। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे साबित हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों की रणनीति नाकाम रही। आर्टिकल 370 का मुद्दा वोटों की बरसात नहीं करा पाया। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 की जगह विकास को तरजीह दी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में बीजेपी को करीब 5.5 लाख वोट मिले, जबकि आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में गुपकार गठबंधन और दूसरे दलों को सिर्फ 3.5 लाख वोट ही मिले। यही नहीं, आर्टिकल 370 पर 1,14,000 तटस्थ वोट भी मिले, जो बहुत हद तक कांग्रेस के खाते में गए। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहां के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहां के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है, और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार और बीजेपी डीडीसी चुनावों के नतीजों से बेहद उत्साहित है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पहली बार कश्मीर घाटी में बीजेपी को 3 सीटें मिली, सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने पर जिला विकास परिषद के चुनावों को जनमत संग्रह की तरह देख रहे गुपकार गठबंधन की हवा निकल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत क्षेत्रीय दलों का समूह गुपकार गठबंधन के एजेंडे को कश्मीर की आवाम ने नकार दिया। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को 38.74% वोट मिले, जबकि गुपकार गठबंधन को 32.96% वोट ही मिले। बीजेपी को अकेले दम पर 4,87,364 वोट मिले, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,70,000 वोट मिले, जो बीजेपी की तुलना में कम है। चुनाव नतीजों से उत्साहित बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ाया है। ये सिर्फ बीजेपी की कामयाबी नहीं, बल्कि कश्मीर की जनता की जीत है।
ये जो चुनाव हुआ ये मिनी विधानसभा ही है, क्योंकि सीधे इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट में 14-14 लोगों का चुनाव होना, और इसमें भाजपा अपनी ताकत को एक बार दोहराया है, एक बार दोबारा बताया कि राज्य का एक बहुत तगड़ा शक्ति, विशेषकर जम्मू क्षेत्र में एक अनचैलेंजिंग पावर के रूप में आज जम्मू में बीजेपी खड़ा है। चुनाव जब भी होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी इस परफॉर्मेंस को बेहतर ही करेगी। अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ये बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का इनको एहसास हो गया था। ये इकट्ठे मिलकर लड़े, फिर भी वैली में कमल खिलने से रोक नहीं सके। पहली बार असेंबली और लोकसभा का चुनाव जब हुआ तब भी कमल नहीं खिला, लेकिन डीडीसी के चुनाव में कमल खिला है। कश्मीर वैली की आवाम भी डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें लेकिन कागजों पर औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, तो कश्मीर की जनता भविष्य की ओर देख रही है। लेकिन चुनाव नतीजों से मिले संदेश के उलट गुपकार गठबंधन आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस के मसले पर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिए हैं कि वो आर्टिकल 370 के मसले पर आवाज बुलंद करते रहेंगे, जबकि कांग्रेस अब खुलकर गुपकार गठबंधन के हाथ मजबूत करने के फैसले पर विचार कर रही है। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहां के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। गुपकार अलायंस के साथ हम सीट शेयरिंग में चुनाव लड़े हैं कहीं और कई जगह हम आपस में भी लड़े हैं, लेकिन यहाँ हम आपस में भी चुनाव में लड़े हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहाँ कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। इसलिए बीजेपी को आउट रखने के लिए आगे के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी भी हम सीट शेयरिंग में थे और ये ठीक है कि उपकार अलायंस का हम हिस्सा नहीं थे, ना हैं अभी तक उस एजेंडा का। कुछ चीज़ों पे सहमति है, जो बीजेपी ने काम किए हैं उन चीज़ों पे हम इकट्ठा विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के करीब 490 दिन बाद कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के अंधेरे को मिटाकर राष्ट्रवाद की सुबह हुई है। बुलेट पर बैलेट की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में विकास को नया आयाम देने की शुरुआत हुई।